जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज समान अध्ययन का जो आपका 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट है इसे हम हल करते हैं। इसमें आपका 40 क्वेश्चन है जो आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सभी के लिए आपका ये अनिवार्य है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखिए आपका इससे पहले आपको हम इसका 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके थे जो आपका किरण पब्लिकेशन का था। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन से आपका 13 इसका सेट करवा चुके हैं और ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट है। ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म का सेट है, लेकिन ये आपका प्लेटफॉर्म का फर्स्ट सेट ही है। तो देखा जाए आपका टोटल में देखा जाए तो टोटल आपका ये 14वां सेट है 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो ये आपका 40 मार्क का प्रैक्टिस सेट का ये 14वां सेट है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा निम्न से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, देखिए जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिएगा, भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये जो आपका 5 राज्य है इसका याद करने का एक ट्रिक है मौका, MOUCA। ठीक है, मौका। M फॉर मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, O फॉर उड़ीसा तो मध्य प्रदेश उड़ीसा, U फॉर यूपी यानी उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश, A फॉर आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ये आपका जो यानी मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका ये ट्रिक है मौका। तो M फॉर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, O फॉर उड़ीसा, U फॉर यूपी और C फॉर छत्तीसगढ़ और A फॉर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य है जिससे होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन में है। तो इसमें देखिए आपका यानी आपका आंध्र प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है, लेकिन ये आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका ए और बी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। किस राज्य समूह की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो देखिए बांग्लादेश से आपका यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा इसकी सीमा लगती है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम इसकी भी सीमा में यानी आपका यानी बांग्लादेश से लगती है। और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसमें जो आपका मणिपुर है तो मणिपुर से यानी मणिपुर से बांग्लादेश सीमा नहीं लगाती है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो याद रखिए जो बांग्लादेश से पांच भारतीय राज्य सीमा लगाते हैं, ये कौन कौन से। तो याद रखिए ये है त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, असम और है आपका यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपका 5 राज्य है जिससे होकर यानी जिससे बांग्लादेश सीमा लगाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट के निम्न से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यानी इनमें से कौन सी पूर्वी घाट की पहाड़ी है जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये है जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। जवादी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी ये तमिलनाडु में है। तो आपका इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट निम्न से किन के बीच है। तो देखिए MCT ये आपका है MCT वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच MCT है। ठीक है, और याद रखिएगा ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच होता है ITSZ। ठीक है, ITSZ ये आपका ये होता है आपका, याद रखिएगा यानी ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित रामस्वरण स्थल एवं संबंधित राज्य के रूप में कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका है ए वेवनाथ आर्द्रभूमि तमिलनाडु, ये आपका गलत है। वेवनाथ ये आपका है यानी केरल में, कहाँ है ये आपका केरल में है, तो आपका ये तो नहीं होगा। फिर आपका
कोलुरु झील, तो ये आपका कोलुरु झील आंध्र प्रदेश में है, ना कि केरल में है। ठीक है, तो कोलुरु झील आपका आंध्र प्रदेश में है, तो आपका बी भी गलत है। और आपका सी है रुद्रसागर झील असम, तो ये भी गलत है। रुद्रसागर झील ये असम में नहीं है, ये है आपका त्रिपुरा में। रुद्रसागर झील ये आपका त्रिपुरा में है, यानी आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि जूट से संबंधित सही तथ्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है कि जूट खरीफ फसल है, बिल्कुल सही है। बी है रबी फसल नहीं है। फिर आपका है आवश्यक उच्च तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सी, ये आपका सही है। 4 है आवश्यक वार्षिक वर्षा 160 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, ये भी आपका सही है। तो आपका हो जाएगा 134 आपका ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि माजुली नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपका असम में। ठीक है, माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये है आपका असम राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की जलवायु कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के किस वर्ग में आता है, तो ये आता आपका CWG में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन की उपस्थिति लगभग कितनी प्रतिशत है, तो याद रखिएगा ये है 7.84%। बिहार में वन है 7.84%, तो आपका देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यानी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र का यानी वन क्षेत्र का यह है 7.84% है। कुल वन क्षेत्र है 7.84% है। इस डाटा का आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के जन्म से संबंधित कौन से तथ्य सही है, तो देखिए गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और ये तलवंडी में हुआ था, ये भी सही है। तो आपका 1 एंड 3 किस में है, 1 एंड 3 आपका सही है, तो ए आपका सही है और बी भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शर्त बंगाल का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन इस शर्त पर बंगाल का गवर्नर जनरल बना कि गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति की शक्ति भी वह धारण करेगा, तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह देखिएगा यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है, किसे लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है आत्माराम पंडोरंग, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर सी है गोपाल हरि देशमुख। तो यह देखिएगा गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन का संस्थापक कौन थे, यानी बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन का स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है राजाराम मोहन राय, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, सी है राधाकांत देव। तो याद रखिएगा बंगाल में धर्म सभा नामक संगठन का स्थापना राधाकांत देव ने किया था, राधाकांत देव ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न को कालानुक्रम के आधार पर पहले के बाद क्रम में बताइए, यानी इसको क्रम में सजाना है। ठीक है, तो 1 में है जिन्ना का 14 सूत्री मांग, तो ये क्या था 1929 में, जिन्ना ने इसका मांग किया था 1929 में। फिर आपका है नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट आपका ये 1928 में आया था। फिर आपका है गांधी जी का 11 सूत्री मांग, तो ये गांधी जी 1930 ईस्वी में ये मांग किया था। तो इसको अरेंज कीजिए तो आपका सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 होगा, उसके बाद होगा आपका 1 और उसके बाद होगा 3, तो 213 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 213, ऑप्शन सी में है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए है कानपुर, बी है फतेहपुर, सी है लखनऊ। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, जबकि कानपुर से नाना साहेब ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी घटनाओं में काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी। तो याद रखिएगा काकोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है कि आज़ाद दस्ता का प्रथम बार गठन कहाँ किया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन प्रथम बार कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए है हजारीबाग, बी है भागलपुर, सी है नेपाल। तो देखिए आज़ाद दस्ता का गठन नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने किया था। याद रखिएगा आज़ाद दस्ता का नामक यानी आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किया था यानी जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में किया था। याद रखिएगा यह एक क्रांतिकारी संगठन था आज़ाद दस्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन 48 है कि गांधी जी को पहली बार बिहार लाने वाले राजकुमार शुक्ल की जन्मस्थली यानी गांव वर्तमान में बिहार के किस जिला में है। तो यह है आपका पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में है ये। इसका गांव का नाम है मुरली भरवा। याद रखिएगा मुरली भरवा ये राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा मुरली भरवा ये है आपका यानी राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का संरचना का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 170, बी है अनुच्छेद 171, सी है अनुच्छेद 172। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 170 में विधान परिषद आपका है विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 171 में, जबकि अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना का उल्लेख है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड की स्थापना यानी सेबी की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, सेबी का स्थापना कब हुआ था। तो सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल, याद रखिए 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है आपका। याद रखिएगा कुल दूरी बटे कुल समय क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है औसत चाल। तो कुल दूरी देख लीजिए कितना है, तो पहले चला था 20 मीटर, फिर चला था वो 30 मिनट, ये आपका कुल दूरी हो गया बटे कुल समय। तो पहले लगा था 6 सेकेंड, बाद में लगा उसका 4 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा यानी 30 20 50 बटे 6 4 10 0 0 कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 20,000 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो ब्याज दर क्या है। देखिए 2 वर्ष में आपको दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया गया है। तो याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष में अंतर का फार्मूला होता है डी बराबर पी इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। इससे आप याद रखिए आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब डी क्या है, तो डी आपका डिफरेंस है, तो दोनों के बीच में ब्याज का अंतर कितना है 800 का है। पी क्या है, तो पी आपका ये मूलधन है, तो ये आपका कितना है, तो 20,000 है। ठीक, इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। आप क्या कीजिए 2 0 आपका कट जाएगा, फिर इस 8 से काटिए, तो 8 से काटेंगे तो 25 8 200 होता है। ठीक है,
25 अट्ठे 200 होता है। अब इस 25 को हम इधर लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/25 बराबर r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर आपका रूट आ जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा रूट, यानी ये आपका जगह r/100। अब देखिए इसको रूट करेंगे तो आपका आएगा यानी 1/5 बराबर r/100। 20 पंचे 100 कोना कोनी गुना कीजिए, r का मान आपका आ जाएगा 20%। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु के अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे कितना % लाभ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% का छूट देते हैं तो 12.5% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य इसका क्या है? 100 है, तो 10% छूट देंगे तो कितना आएगा? 10% छूट देंगे तो आपका 90 आएगा, यानी 90 क्या है? विक्रय मूल्य है। और कह रहा है ये 12.5% लाभ होता है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ देखा जाए तो ये आपका जगह 112.5, क्योंकि हम जब लाभ होता है तो 100 में ऐड करते हैं, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, तो यानी 112.5% ये आपका 90 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 100% निकालेंगे तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 90/112.5 गुने 100, 5 गुने 100। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको ये आपका आएगा 90 कितना था? 112.5 गुने 100। ठीक है, अब क्या कीजिए? पॉइंट उड़ेगा, यहाँ आपका 0 आएगा। ठीक, 5 से काटिए, तो 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटिए 18 पंचे 90। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 25। ठीक है, यहाँ 5 से काटिए तो आपका आएगा, यहाँ 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका 200 आएगा। फिर आप क्या कीजिए? इसको आप 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 1 सेकेंड 15, 5 से, हाँ 5 से करें तो 9 पंचे 45, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, यहाँ 40 आएगा, और 9 दूनी 18, ये आप देखेंगे तो आपका आएगा 40 दूनी 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा, यानी आपका क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 आ गया। हम यानी अंकित मूल्य कितना माने थे? 100 माने थे। ठीक है, अंकित मूल्य 100 माने थे। अब कह रहा है जब अंकित मूल्य पर बेचेंगे तो कितना % लाभ होगा? देखिए 80 रुपये आपका क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब 100 हो जाएगा। जो आपका अंकित मूल्य है वही आप क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना अधिक है, तो ये आपका 20 अधिक है। कितना 20 अधिक है? तो 80 में 20 अधिक है, कितना % होगा? तो 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो ये आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, कितना आएगा? 25% आएगा, तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 45 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 45 है, और कह रहा है जब बड़ी संख्या के 20% को छोटी संख्या के 35% में जोड़ा जाता है तो हमें 31 प्राप्त होता है, तो मूल संख्याओं का योग होगा। देखिए सिंपल है, मान लीजिए कि आपका जो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, दोनों का अंतर हो गया 45। ठीक, और दूसरा केस में कह रहा है कि जब बड़ी संख्या के 20%, तो x का 20%, एक सेकेंड, x का 20% तो हो जाएगा x गुने 20/100। x का 20% में क्या करते हैं? छोटा संख्या का 35%, y का 35% जोड़ते हैं, तो ये आपका आता है कितना? 31 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे कीजिए आप कि इसको आप ऐसे कीजिए, 5 से काटिए तो 5 चौक 20, 20 पंचे 100, 5 से काटिए 5 सत्ते 35 और 20 पंचे 100, ये आपका आ जाएगा 4x + 7y बराबर, इस 20 को इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 दूनी 6, 620 आ जाएगा। ठीक है, 620 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन आपका ये है। ठीक है, इस दोनों का आप सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, एक इक्वेशन है x - y बराबर 45, दूसरा है 4x + 7y बराबर 620, 4x + 7y बराबर 620, 4x + 7y बराबर है
620 और एक था आपका x माइनस वाई बराबर 45 है। सिंपल यहाँ 7 है तो यहाँ 7 से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों ये कट जाएगा, ये आपका जाएगा 7 4 11 x बराबर, इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 7 5 35 और 7 चौक 28, 7 5 35 3, 7 चौक 28 3 31। ठीक है, आप क्या कीजिए इसमें से माइनस कीजिए, सॉरी हाँ ऐड किए ना, ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6 3 9 2 1 3 1 5। ठीक, ये आपका आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए इसको काटना है तो 11 से काटेंगे तो 11 से कटेगा, 11 से इसको आप 11 से काटिए तो 11 से 11 8 88, 11 8 88। ठीक है, 11 8 88, 8 5 13। ठीक है, और 11 5 55, x का मान आपका 85 आ जाएगा, x का मान 85 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका x का मान 85 आ जाएगा। इसी तरह हम y का मान निकाल लेंगे तो क्या करें, x में से 45 घटे आपका ये आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि पूछ रहा है, दोनों का सम पूछ रहा है, तो 8 4 12, ये आपका जगह 125 आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 55 है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, अब काउंट कीजिए, देखिए ये आपका इसमें पहले देखिए, इस हाफ में पहले देखिए। ठीक है, इस हाफ में देखेंगे ये आपका आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 तो आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से 4 आपका इसमें होगा तो 4 4 ये आपका 8 आ गया। ठीक, 4 4 8 आ गया। उसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 आपका इधर से भी आएगा तो 8 4 12 हो गया। ठीक है, 12 ट्रायंगल आपको मिल गया, 12 ट्रायंगल मिल गया। अब इसको देखिए, ये आपका आ गया 13, ये आपका आ गया 14, ये आपका आ गया 15, तो यानी 3 ट्रायंगल और आपका बढ़ गया, तो कितना आ गया टोटल 15 ट्रायंगल अभी तक हो गया। ठीक है, अभी तक आपका 15 ट्रायंगल ही मिला है। ठीक है, 15 ट्रायंगल मिला है। अब देखिए कहाँ है ये, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये इसको देखिए तो ध्यान से इसको, तो यहाँ आपका 3 ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, 1 2 और ये 3 ट्रायंगल ये हो गया, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 5 ट्रायंगल तो आपका यहाँ पर है, 5 ट्रायंगल यहाँ पर है। तो इधर कितना हुआ था, तो 15 हुआ था, और 15 अब 5 कितना हो गया, तो 15 5 20 हो गया, 15 5 20 हो गया। ठीक है, और देखिए है कहीं पर और भी आपको देखना है कि और भी कहीं ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिएगा तो मिलेगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो आपको ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और आपका है, तो टोटल आपका यहाँ पर 22 ट्रायंगल हो रहा है। ठीक है, टोटल 22 ट्रायंगल हो रहा है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आप सही से काउंट कीजिएगा एक बार, आपको टोटल 22 ट्रायंगल इसमें दिखाई देंगे, 22 ही ट्रायंगल इसमें है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है, क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन कर रहा है कि अनुक्रम में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर क्या होगा। सिंपल देखिए, यहाँ क्या है, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं से, यहाँ बाएं का रहता है, यहाँ दाएं का रहा है, तो जब आपका उल्टा दिया हो, कहीं एक जगह दाएं दूसरी जगह बाएं ऐसा दिया हो, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 18 है प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 24 आएगा। क्या आएगा, 24 आएगा। कहाँ से शुरू किया था, बाएं से शुरू किया था, तो बाएं से शुरू किया था, तो इसमें देख लीजिए बाएं से 24वां स्थान पर क्या आएगा, तो ये तो आपका ABCD की है, तो इधर से देख लीजिए 24वां स्थान पर कौन आएगा, तो 24वां स्थान पर आपको पता है x आता है। ठीक है, 24 स्थान पर x आता है, तो आपका आंसर होगा x, ऑप्शन बी होगा। हालांकि ऑप्शन सी में भी आपका x ही दिया है। ठीक है, तो BC दोनों हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का म 22 है, ल 308 है और दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है, तो अन्य संख्या क्या होगी। सिंपल है, आप लोग जानते होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यदि आपको ये नहीं पता है तो इसे आप याद कर लीजिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो इसमें आपको देखिए यहाँ से हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो सिंपल आपका आ जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है, आज सब कुछ आपको दिया गया है। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 308, तो गुने हो जाएगा एचसीएफ आपको 22 दिया है, अब बट्टे पहली संख्या 44 है, तो 22 दूनी 44, 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, आपका जगह 154 आ जाएगा, 154 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या आपका आ जाएगा 154, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसके इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सिंपल है, आपके देखिए इसका भी यूनिट डिजिट निकालिए, इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए और सभी को गुना कर दीजिए। ठीक है, हम इसको निकालते हैं। देखिए क्या है, लास्ट में 5 है। अब ध्यान रखिए 5 है तो 5 के पावर कितना भी आ जाए, कितना भी आ जाए, कुछ भी कर दीजिए पावर, आपको लास्ट में आपका जो लास्ट डिजिट आएगा यानी यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, 5 को कितना भी गुना कीजिए आपका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, 4 का पावर 73 है, तो 73 है पावर में, 73 में 4 से भाग दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 एकन 4, फिर आपका आएगा 3, 8 चौक 32, शेषफल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका जो पावर बचेगा लास्ट में वो आपका 1 ही इस पर बचेगा, तो 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। और यहाँ पर आपका क्या था, इकाई 5 था। ठीक, और यहाँ अभी नहीं निकले हैं, तो 5 चौक 20 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी आएगा, यहाँ पर कुछ भी आएगा तो आपका इकाई अंक 0 ही होगा। तो हम 2 से ही पता कर लिए हैं कि इकाई क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ऑक्टेन वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, कौन सा अंतिम तत्व है, तो ये है, याद रखिए थोरियम, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन 60 है, कह रहा है कि कारें, ट्रकों और बुलडोजरों में टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं, ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं, तो घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा तथ्य सुनामी से संबंधित है, तो सुनामी से कौन सा तथ्य संबंधित है, ऑप्शन ए है कि किसी पर्वत की चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना, ये तो नहीं हुआ। बी है महासागर में होने वाली प्राकृतिक घटना, बिल्कुल, महासागर में जो भूकंप उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं सुनामी। जब महासागर में भूकंप उत्पन्न होती है, महासागर में भूकंप उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं सुनामी। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, सी क्या है, इसके मूल कारण यानी इसके होने का मूल कारण भूकंप है, तो सी भी होगा। तो बी सी दोनों सही है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन कर रहा है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, तो आपको पता होगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होता है वेबर, क्या होता है वेबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन ए है तांबे का समस्थानिक, बी है आयोडीन का समस्थानिक, सी है फॉस्फोरस का समस्थानिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है। देखिए नवजात बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा पौधे के वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है वोलोमीटर, बी है क्रिकोग्राफ, सी है क्रोनोमीटर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया है? ये क्या उड़ीसा में? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लॉन्च किया है? तो ये भी आपका अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसलिए आपका ये योजना भी ट्रेंडिंग में है। तो लाडली बहना योजना ये है मध्य प्रदेश सरकार की, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने टोटल 22 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल 22 स्वर्ण पदक जीते थे। तो याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 रजत यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और टोटल आपका होता है 61। तो टोटल 61 मेडल जीते थे और 22 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 23 यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2023 के लिए साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा ये दिया है जॉन फॉसे को। तो जॉन फॉसे को 2023 के लिए नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फॉसे को दिया है। तो ये था आपका यानी 40 क्वेश्चन का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।